नमस्कार, प्राइवेट 4 के वीकेंड स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे जो राम को लाए हैं वो फिर अयोध्या आए हैं। अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला के दर्शन के साथ ही पीएम मोदी का क्या कुछ होगा खास कार्यक्रम, देखिए आपसे बस थोड़ी देर बाद। वहीं 24 के चुनाव में हुई फिर आतंकी अजमल कसाब की एंट्री। क्या है कांग्रेस नेता का शर्मनाक बयान और बीजेपी का क्या है रिएक्शन, दिखाएंगे विस्तार से पूरी रिपोर्ट। सबको बताएंगे पकड़ा गया शैतान मौलाना गुर्गों का कहां ठिकाना, क्या है ये पूरी खबर, डिटेल में आगे सूरत का शैतान। वहीं बिहार में छोटे सरकार पर मेहरबानी, क्या बढ़ेगी आरजेडी की परेशानी, ये पूरा मामला क्या है दिखाएंगे आगे आपको विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात आज सियासत के सुपर संडे की। आज एक तरफ तमाम बड़े नेताओं की धुआंधार रैली है, दूसरी ओर पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में पीएम मोदी का मेगा प्रोग्राम है, रामलला का दर्शन कर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आपको बता दें अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी देर बाद न सिर्फ शाम को वो रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद भव्य रोड शो निकाले जाने की भी तैयारियां की गई हैं। देश भर से 50,000 से ज्यादा जो राम भक्त हैं वो इस रोड शो के लिए इकट्ठा होंगे और अयोध्या में पीएम मोदी के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। आज फिर से वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री अयोध्या में थे और आज एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए वो अयोध्या राम की नगरी पहुंचेंगे। वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आज फिर अयोध्या आ रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद। आज फिर से उनका इस चुनाव के दौरान पहली बार आगमन हो रहा है और यहाँ पर जब वो आएंगे तो इस गेट के जरिए, गेट नंबर 11 आप देख रहे हैं, गेट नंबर 11 को भव्य तरीके से सजाया गया है। देखिए आप, इसमें भगवान राम के बाल स्वरूप को दिखाती हुई तस्वीरें दोनों तरफ आपको दिखाई देंगी। सुस्वागतम लिखा हुआ द्वार दिखाई देगा और इस गेट में बीचों बीच आपको दिखाई देगा जय श्री राम लिखा हुआ। जो तमाम पावन और पुनीत चिन्ह हैं, भगवान राम का धनुष हो, स्वास्तिक चिन्ह हो, उनसे सबसे इसको सुसज्जित किया गया है और यहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्चुअली ये वही दरवाजा है जो वीआईपीज की एंट्रीज के लिए होता है और यहीं से राष्ट्रपति भी भगवान राम के दर्शन के लिए गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से होकर भगवान के दर्शन के लिए शाम 7 बजे पहुंचेंगे। 7:15 बजे वो यहां से निकलेंगे और ये वो रास्ता है जिससे होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वाहन में सवार होकर यहां से रोड शो के लिए निकलेंगे। वहीं अयोध्या में पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो होने वाला है। पीएम मोदी का अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। सुग्रीव किले से लेकर लता मंगेशकर चौक तक की रोड शो को पीएम के रोड शो का पूरा रूट बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:50 पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और ठीक 15 मिनट बाद यानी 7:15 के से राम मंदिर के ठीक सामने जो सुग्रीव किला है वहां से रोड शो शुरू होगा और राम पथ पर आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ी पहुंचेगा। मोदी का ये रोड शो लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा और लता मंगेशकर चौक पर जाकर रोड शो खत्म होगा। रात 8:20 तक बताया जा रहा है कि रोड शो खत्म हो सकता है, यानी करीब 1 घंटे 5 मिनट तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो चलेगा। लेकिन उससे पहले शाम 7 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद सुग्रीव किले से उनका ये रोड शो निकलेगा और लता मंगेशकर चौक तक जाएगा। वहीं अयोध्या में रोड शो को लेकर तैयारियां कैसी हैं, व्यवस्था क्या कुछ किए गए हैं, राकेश पांडे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार के दूसरी ओर ये तस्वीर आप देखिए, जय श्री राम प्रभु श्री राम की तस्वीरें, प्रभु श्री राम हनुमान जी का मिलन दिखाते हुए यहां से थोड़ी दूरी पर हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि पथ, इस पूरे रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आगे बढ़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी है, करीब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर और इस तपती दोपहरी के बीच में तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर। आप ये देखिए, द्वार को दोनों ओर गजराज को भी स्थापित किया गया है। हिंदू धर्म में इसका अपना एक अलग महत्व और ये रास्ता जो सीधे जाएगा, ये सड़क जो सीधे जाती है यहां से कुछ दूरी पर राम जन्मभूमि पथ और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ी के आगे तुलसी उद्यान के आगे लता मंगेशकर चौक, वहां तक जाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का है।
वहीं अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। जगह जगह फूलों को सजा दिया गया है, फूलों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है और ये सिर्फ अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से और साथ ही देश भर से जो राम भक्त हैं वो आज अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को भी देखने सुनने के लिए लोग अयोध्या पहुंचेंगे और जगह जगह फूलों से पूरी अयोध्या नगरी को एक बार फिर सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। तैयारियां आप देखिए कितनी भव्य नजर आ रही हैं। 2 किलोमीटर का लगभग ये रोड शो होगा, 1.5 से 2 घंटे तक ये रोड शो चलेगा, लेकिन बंदोबस्त आप देख पाएंगे कि कितने ज्यादा यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। को दिखाएंगे सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर लेटेस्ट अटैक, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। योगी ने कहा है कि अखिलेश यादव कुख्यात माफिया के मौत पर संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके घर जाते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चल रहा था तो इनका व्यवहार कैसा था ये सबको पता है। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है, उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था। इस बीच उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप के अपमान पर सियासत तेज हो गई है। मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महाराणा प्रताप चौक पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से इन लोगों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं पर हालांकि केस दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में मैनपुरी के एसपी ने जानकारी दी है कि कार्रवाई की गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप जो लगाया गया है, करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। कल अखिलेश के रोड शो के दौरान का ये मामला बताया जा रहा है, जब महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान किया गया और पैर रखकर मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ते नजर आए। एक रोड शो हुआ था, जो समाप्ति के बाद कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर चढ़े थे और पार्टी विशेष के झंडे इत्यादि की कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज इनकी देखी गई है। तहरीर एक प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूरी विवेचना और छानबीन करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। और आगे आपको दिखाएंगे खबरों में ओवैसी का सनातन अवतार, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कहां हैं रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां अवैध खनन कर रहे रेत माफियाओं ने एक एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेत माफियाओं के इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस पर हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। बिजनौर में एक सिरफिरे ने एक महिला को गोली मार दी। वारदात में महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ वक्त पहले ही एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ता था, जिसमें महिला पढ़ाती थी। मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि सिरफिरा पहले भी महिला टीचर से छेड़छाड़ की कोशिश कर चुका है। भगवा पर तंज कसने वाले ओवैसी ने भगवा पटका पहना। हैदराबाद में पुजारी ने दरअसल ओवैसी को एक भगवा पटका पहना दिया। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी यहां पहुंचे हुए थे, अलग अलग समाज के लोग भी थे और पुजारी जी ने यहां पर भगवा पट्टा जो है वो ओवैसी को पहनाया और ओवैसी भी मुस्कुराते हुए भगवा पट्टा जो है वो पहनते नजर आए। ओवैसी के कार्यकर्ताओं ने भगवा पट्टा हालांकि बाद में हटा दिया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये मोदी का जो नारा है ना, 400 पार, ये 400 पार अगर इसको मिलेंगे तो फिर आइन खत्म हो जाएगा। हमारे दलित भाइयों बहनों, तुम्हारा तहफुजात, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों, आइन का बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये 400 पार का मतलब आइन को बदल देना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देना। और अब बात बिहार की, जहां की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चुनाव के बीच पैरोल पर छूटे बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से 15 दिन की पैरोल पर निकले। अनंत और समर्थकों ने ढोल नगाड़े
नगाड़ों के साथ आनंद सिंह का स्वागत किया। जमीन बंटवारे के लिए बिहार सरकार द्वारा ये पैरोल दी गई है और तस्वीरें देखिए, जब आनंद सिंह जो बाहुबली है बाहर आया तो कैसे ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, जैसे मानो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हो। ये बिहार की सियासत की एक और बानगी जो है वो यहाँ देखने को मिली। चुनाव के बीच पैरोल पर बाहुबली आनंद सिंह छूटा और बेऊर जेल से 15 दिन के लिए पैरोल मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों से, इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है जमीन बंटवारे के मामले के लिए बिहार सरकार द्वारा ये पैरोल दी गई है। बेऊर जेल से निकले आनंद सिंह का उनके समर्थकों ने तो फूल मालाओं ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। जेसीबी से उनको फूलों की बारिश की गई। वैसे आपको बता दें कि आनंद सिंह को ये पैरोल जमीन बंटवारे के लिए दी गई है, लेकिन उनके जेल से रिहा होते ही मुंगेर संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव का माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनंत सिंह ने न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि मुंगेर लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी पकड़ है और ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना कहीं ना कहीं चुनाव से और सियासत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो बाहुबली नेता आनंद सिंह के पैरोल पर रिहाई ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। आरजेडी इस बहाने नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर अनंत सिंह के पैरोल पर क्यों इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे किसी को सरकार पैरोल दे दे, ये सरकार दूसरे को क्या पैरोल देगी, खुद ही पैरोल पर है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सरकार की बेचैनी बता रही है। ये तो पहले ही दिन हो गया था जिस दिन सरकार बची थी, तो उसी की कीमत सरकार चुका रही है। और आगे आपको दिखाएंगे आतंकी अजमल कसाब की चुनाव में कैसे और क्यों हो गई एंट्री, लेकिन उससे पहले देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें फटाफट अंदाज में देख लीजिए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी ने सैदपुर शहर में जनसभा की और ये दावा किया कि यूपी में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें हार रही है। इस दौरान अफजाल अंसारी ने कंगना रनौत पर भी जमकर निशाना साधा। कंगना रनौत के 2014 में आजादी मिलने वाले बयान को लेकर अफजाल अंसारी ने पीएम मोदी पर वार किया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी समर्थकों पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की। एसपी के ये समर्थक अखिलेश यादव के प्रचार के लिए कन्नौज पहुंचे थे और एक होटल में रुके हुए थे। पुलिस ने होटल में पहुंचकर छापेमारी की और समाजवादी पार्टी समर्थकों के सामान की तलाशी ली। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान किया। इस प्रचार अभियान के दौरान शोभा करंदलाजे ने इस चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया और कहा कि आने वाले दिनों में जिले के बाकी इलाकों में भी उनका प्रचार अभियान जारी रहेगा। आज हमारे महासंपर्क अभियान है। उत्तर कर्नाटक में सब स्टेट में हर जिला में मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा माहौल है। आज और कल हम महासंपर्क अभियान कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आज 6 बजे हमारा प्रचार खत्म होगा। इधर बहुत अच्छा माहौल है, हर घर में हमको स्वागत कर रहे हैं। ये मोदी का जो नारा है ना 400 पार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि बीजेपी अगर इस बार 400 सीट लाती है तो वो देश में आरक्षण को खत्म कर देगी। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के फिर से सत्ता में आते ही संविधान बदल दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर यह हमला हैदराबाद में अपनी एक रैली के दौरान किया। ये 400 पार का मतलब आइन को बदल देना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विरासत कर को लेकर कांग्रेस और लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। चिराग ने कहा कि लैंड फॉर जॉब की परंपरा लालू यादव ने शुरू की और अब ये लोग किसानों और महिलाओं की संपत्ति को हथियाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में
में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी ने विजय वडेट्टीवार के खिलाफ जोरदार पलटवार बोला है। कांग्रेस को आतंकी अजमल कसाब की चिंता है। कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी कसाब के साथ है। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रत्यारोप करते हुए कांग्रेस के विवादित बयान पर कहा कि आखिर अजमल कसाब की कांग्रेस को इतनी चिंता क्यों है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ये सियासत गरमाई हुई है महाराष्ट्र में। विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि कांग्रेस को आतंकी अजमल कसाब की चिंता है। ये खैर देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो आरोप लगाया है महाविकास आघाडी पर भी। अरे आम्ही उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या देशभक्ताला त्या ठिकाणी सीट दिली तर हे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते विरोधी पक्ष नेते त्या ठिकाणी म्हणतात उज्ज्वल निकम यांनी अजमल कसाबची बदनामी केली। आता यांना चिंता कोणाची आहे? अजमल कसाबच्या बदनामीची। ज्या अजमल कसाबने मुंबईमध्ये येऊन बॉम्बस्फोट केले त्या अजमल कसाबची यांना चिंता आहे। अरे महायुती उज्ज्वल निकमांच्या मागे आहे आणि ही महाविकास आघाडी अजमल कसाबच्या मागे आहे। विजय वडेट्टीवार के बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार विजय वडेट्टीवार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। वडेट्टीवार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र की आप देखिए कैसे एक बयान को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है और हर तरफ विरोध प्रदर्शन की आग देखने को मिल रही है। दरअसल 24 के चुनाव में अलग अलग मुद्दों को लेकर बयानबाजी की जाती है, लेकिन इस बार 26/11 आतंकी हमले को लेकर यह बयानबाजी की गई। चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने आखिर क्या कहा था जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। वहीं विजय वडेट्टीवार के बयान पर उज्ज्वल निकम का निशाना। सियासत के लिए ऐसी बयानबाजी शर्मनाक है। निकम ने कहा कांग्रेस के बयान से पाकिस्तान को फायदा होगा। वहीं उज्ज्वल निकम ने यह भी कहा कि कसाब ने अपने बयान में ये माना था कि गोली उसने चलाई है। दरअसल उज्ज्वल निकम ने इस पूरे मामले में केस लड़ा था। फिलहाल वो नॉर्थ मुंबई से चुनाव भी लड़ रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस उन पर हमलावर। राजनीति में इस तरह के गंदगी और गंदे आरोप करना यानी आप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। देखिए, जो अजमल कसाब ने खुद के इकबाली बयान में कह दिया है कि जैसे ही कामा हॉस्पिटल के बाहर हम आए, पुलिस की जीप दिखी, हमने गोलीबार किया। 3 पुलिस ऑफिसर गणवेश में थे, यूनिफॉर्म में थे, वो मर चुके थे। अगर ये इकबाली बयान अगर कसाब मानता है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है और पाकिस्तान ने भी मान लिया, फिर भी उसके बावजूद आज कांग्रेस वाले इस प्रकार के आरोप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले जी? विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना साधते वीडियो सामने आया है। विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर कहा है कि उज्ज्वल निकम ने कसाब को फांसी दिलवाई थी और आतंकियों के साथ खड़े होना कांग्रेस का ही काम हो गया है। कांग्रेस की देश की नहीं तुष्टीकरण की सोच है। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो टेररिस्ट के साथ खड़े रहते हैं, टेररिस्ट को बचाने में लगे रहते हैं। आपको दिल्ली का भी याद होगा, दिल्ली में भी उन्होंने शर्मा के ऊपर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाए जो बाद में गलत साबित हुए। कांग्रेस पार्टी देश की नहीं सोचती है, वो तुष्टीकरण के अलावा और कोई राजनीति समझती नहीं। और बड़ी खबर पंजाब के खन्ना से है। खन्ना में चलती ट्रेन से अलग हुआ एक इंजन, डिब्बों से अलग हुआ। आपको बता दें अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बताया जा रहा है और इसका इंजन जो है वो ट्रेन से ही अलग हो गया। की-मैन ने शोर मचाकर ड्राइवर को जानकारी दी। हादसे के वक्त ट्रेन में 2000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। पंजाब के खन्ना में ये घटना सामने आई है जहां चलती रेलगाड़ी का इंजन ही अलग हो गया। ये इंजन करीब 3 किलोमीटर दूर तक अकेला पहुंचा था और इंजन को अकेला देखकर पटरी पर मौजूद लोग भी हैरान परेशान रह गए।
वहीं बात अगली खबर की। तीसरे फेज के चुनाव से पहले गुजरात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूरत से मौलाना सोहेल अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना सोहेल अबू बकर के निशाने पर दरअसल कई हिंदू नेता थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में मौलाना था और सोहेल अबू बकर अपने टारगेट के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करता था और ये तमाम जो कोड वर्ड्स हैं और लिंक्स हैं सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जो चैटिंग के जिक्र में कमलेश तिवारी का मर्डर का भी जिक्र है, किशन भरवाड़ जो अहमदाबाद जिले में मर्डर हुआ उसका भी जिक्र है इसमें जो है। तो ये सारे लोग जितने इस तरह की चीजों की बात करके मोटिवेट कर रहे थे अपने को कि हमारे लोगों ने इस तरह किया तो हम लोग भी करते रहना। तो इसको देख के जो हमारी जो टीमें हैं, क्राइम ब्रांच है, एसओजी की टीमें और हमारी एटीएस के जो यूनिट्स हैं, हम लोग उनके साथ भी कांटेक्ट में इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड और ऐसे एक्टिविटी में शामिल है उनके ऊपर हम लोग कंटिन्यूअस हमारी टीमें काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि इसको हम लोगों ने पकड़ा है। वहीं सूरत पुलिस के मुताबिक मौलाना सोहेल अबू बकर के मोबाइल फोन से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर मौलाना सोहेल अबू बकर काम किया करता था और पता चला है कि सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा, हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा मौलाना और उसके आकाओं के फिलहाल टारगेट पर थे।